नमस्कार मित्रों, भाव सरिता में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, भाव सरिता में हमने प्रेमचंद जी के उपन्यास निर्मला को सुनाने के लिए शुरू किया है और एक कड़ी आप सुन भी चुके हैं। उससे पहले मैं दूसरी कड़ी सुनाऊं उससे पहले आपसे एक ज़रूरी बात मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं निर्मला की दूसरी कड़ी। 10 दिन में 5 से 10,000 हुए। 1 महीने में तो शायद 1 लाख की नौबत तक आ जाए। कल्याणी कहती है, उदय भानु, क्या करूं, जगह साई भी तो अच्छी नहीं लगती। कोई शिकायत हुई तो लोग कहेंगे नाम बढ़े दर्शन छोड़े। फिर जब वह मुझसे दहेज 1 पाई नहीं लेते तो मेरा भी कर्तव्य है कि मेहमानों के आदर सत्कार में कोई बात उठा न रखूं। कल्याणी, जब से ब्रह्मा ने सृष्टि रची तब से आज तक कभी बारातियों को कोई प्रसन्न नहीं रख सकता। उन्हें दोष निकालने और निंदा करने में कोई न कोई अवसर मिल ही जाता है। जिसे अपने घर सूखी रोटियां भी मयस्सर नहीं, वह भी बारात में आकर तानाशाह बन बैठता है। तेल खुशबूदार नहीं, साबुन टके सेर का जाने कहाँ से बटोर लाए। कहार बार बात सुनते नहीं। लालटेनें धुआं देती हैं, कुर्सियों में खटमल है, चारपाइयाँ ढीली हैं, जनवासे की जगह हवादार नहीं। ऐसी ऐसी हजारों शिकायतें होती रहती है। उन्हें आप कहाँ तक रोकिएगा? अगर यह मौका न मिला तो और कोई ऐब निकाल लिए जाएंगे। भाई, यह तेल तो रंडियों के लगाने लायक है, हमें तो सादा तेल चाहिए। जनाब, यह साबुन नहीं भेजा है, अपनी अमीरी की शान दिखाई है। मानो हमने साबुन देखा ही नहीं। ये कहार नहीं, यमदूत हैं, जब देखे सर पर सवार। लालटेनें ऐसी भेजी हैं कि आंखें चमकने लगती हैं। अगर 10-5 दिन इस रोशनी में बैठना पड़े तो आंखें फूट जाए। जनवासा क्या है, अभागे का भाग्य है जिस पर चारों तरफ से झोंके आते रहते हैं। मैं तो फिर यही कहूँगी कि बारातियों के नखरों का विचार ही छोड़ दो। तो आखिर तुम मुझे क्या करने को कहती हो? उदय भानु पूछते हैं। कल्याणी, कह तो रही हूँ, पक्का इरादा कर लो कि मैं 5,000 से अधिक खर्च न करूँगा। घर में तो टका है नहीं, कर्ज ही का भरोसा ठहरा। तो इतना कर्ज क्यों लें कि जिंदगी में अदा ना हो? आखिर मेरे और भी बच्चे हैं, उनके लिए भी तो कुछ चाहिए। उदय भानु, तो मैं आज मरा जाता हूँ। कल्याणी, जीने मरने का हाल कोई नहीं जानता। इसमें इतने बिगड़ने की कोई बात नहीं। मरना एक दिन सभी को है। कोई यहाँ अमर होकर थोड़े ही आया है। आंखें बंद कर लेने से तो होने वाली बात न टलेगी। रोज आंखों देखती हूँ, बाप का देहांत हो जाता है, उसके बच्चे गली गली ठोकरें खाते फिरते हैं। आदमी ऐसे काम ही क्यों करे? उदय भानु ने जलकर कहा, तो अब समझ लूँ कि मेरे मरने के दिन निकट आ गए। यही तुम्हारी भविष्यवाणी है। सुहाग से स्त्रियों का जी उठते नहीं सुना आज यह नई बात मालूम हुई। रंडापे में भी कोई सुख होगा ही। कल्याणी, तुमसे दुनिया की कोई भी बात कही जाती है तो जहर उगलने लगते हो, इसलिए न कि जानते हो इससे कहीं टिकना नहीं है। मेरी ही रोटियों पर पड़ी हुई है या कुछ और। जहाँ कोई बात कही बस से हो गए, मानो मैं घर की लौंडी हूँ। मेरा केवल रोटी और कपड़े का नाता है। जितना ही मैं दबती हूँ तुम और भी दबाते हो। मुफ्तखोर माल उड़ाएं, कोई मुंह न खोले, शराब कबाब में रुपए लुटे, कोई जबान न हिलाए। तो मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूँ? उदय भानु कहते हैं। कल्याणी, तो क्या मैं तुम्हारी लौंडी हूँ? उदय भानु, ऐसे मर्द और होंगे जो औरतों के इशारों पर नाचते होंगे, तो ऐसी स्त्रियां भी और होंगी जो मर्दों की जूतियां सहा करती हैं। मैं कमा कर लाता हूँ, जैसे चाहूँ खर्च कर सकता हूँ, किसी को बोलने का अधिकार नहीं। तो आप अपना घर संभालिए। ऐसे घर का मेरा दूर से ही सलाम है, जहाँ मेरी कोई पूछ नहीं। घर में तुम्हारा जितना अधिकार है उतना ही मेरा भी। इससे
जो भर की कमाई कम नहीं। अगर तुम अपने मन के राजा हो तो मैं भी अपने मन की रानी हूँ। तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक रहे। मेरे लिए पेट की रोटियों की कमी नहीं है। तुम्हारे बच्चे हैं, मारो या जिलाओ, ना आँखों से देखूंगी न पीड़ा होगी। आंखें फूटी, पीर गई। क्या तुम समझती हो कि तुम ना संभालोगी तो मेरा घर ही ना संभलेगा? मैं अकेले ऐसे ऐसे 10 घर संभाल सकता हूँ। उदय भानु जवाब देते हैं। कल्याणी, कौन? अगर आज के ही महीने दिन मिट्टी में न मिल जाए तो कहना, कोई कहती थी। यह कहते कहते कल्याणी का चेहरा तमतमा उठा। वह झमक कर उठी और कमरे के द्वार की ओर चली। वकील साहब मुकदमे में तो खूब मीन मेक निकालते थे, लेकिन स्त्रियों के स्वभाव का उन्हें कुछ यूं ही सा ज्ञान था। यही एक विद्या है जिसमें आदमी बूढ़ा होने पर भी कोरा रह जाता है। अगर वे अब भी नरम पड़ जाते और कल्याणी का हाथ पकड़कर बिठा लेते तो शायद वह रुक जाती, लेकिन आपसे यह तो हो न सका। उल्टे चलते चलते एक और चरका दिया। बोले, मैके का घमंड होगा। कल्याणी ने द्वार पर रुककर पति की ओर लाल लाल नेत्रों से देखा और बिफर कर बोली, मैके वाले मेरे तकदीर के साथी नहीं हैं और न मैं इतनी नीच हूँ कि उनकी रोटियों पर जा पड़ूँ। तब कहाँ जा रही हो? तुम यह पूछने वाले कौन होते हो? ईश्वर की सृष्टि में असंख्य प्राणियों के लिए जगह है, क्या मेरे लिए ही जगह नहीं है? यह कहकर कल्याणी कमरे से बाहर निकल गई। आंगन में आकर उसने एक बार आकाश की ओर देखा, मानो तारागण को साक्षी दे रही है कि मैं इस घर में कितनी निर्दयता से निकाली जा रही हूँ। रात के 11 बज गए थे। घर में सन्नाटा छा गया था। दोनों बेटों की चारपाई उसी के कमरे में रहती थी। वह अपने कमरे में आई, देखा चंद्रभानु सोया है। सबसे छोटा सूर्य भानु चारपाई पर उठ बैठा है। माता को देखते ही वह बोला, तुम कहाँ गई थी मम्मा? कल्याणी दूर से ही खड़े खड़े बोली, नहीं, कहीं तो नहीं बेटा, तुम्हारे बाबूजी के पास गई थी। तुम तली गई? मुँह अंधेरे डर लगता था। तुम क्यों तली गई, बताओ? यह कहकर बच्चे ने गोद में चढ़ने के लिए दोनों हाथ फैला दिए। कल्याणी अब अपने को रोक न सकी। मातृ स्नेह के सुधा प्रवाह से उसका संतप्त हृदय परिप्लावित हो गया। हृदय के कोमल पौधे जो क्रोध के ताप से मुरझा गए थे, फिर हरे हो गए। आंखें सजल हो गई। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और छाती से लगाकर बोली, तुमने पुकार क्यों न लिया बेटा? पुकारता तो तुम ना सुनती थी। बताओ, अब कभी नहीं जाओगी? नहीं भैया, अब कभी नहीं जाऊंगी। यह कहकर कल्याणी सूर्यभानु को लेकर चारपाई पर लेटी। माँ के हृदय से लिपटते ही बालक निशंक होकर सो गया। कल्याणी के मन में संकल्प विकल्प होने लगे। पति की बातें याद आती तो मन होता घर को तिलांजलि देकर चली जाऊं, लेकिन बच्चों का मुंह देखती तो वात्सल्य से चित्त गदगद हो जाता। बच्चों को किस पर छोड़कर जाऊं? मेरे इन लालों को कौन पालेगा? ये किसके होकर रहेंगे? कौन प्रातःकाल इन्हें दूध और हलवा खिलाएगा? कौन इनकी नींद सोएगा? इनकी नींद जागेगा? बेचारे कौड़ी के 3 हो जाएंगे। नहीं प्यारो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम्हारे लिए सब कुछ सह लूँगी। निरादर, अपमान, जली कटी, खरी खोटी, गुड़ की झिड़की, सब तुम्हारे लिए सहूँगी। कल्याणी तो बच्चे को लेकर लेटी, पर बाबू साहब को नींद ना आई। उन्हें चोट करने वाली बातें बड़ी मुश्किल से भूलती थी। उफ, यह मिजाज, मानो मैं ही इनकी स्त्री हूँ। बात मुंह से निकालनी मुश्किल है। अब मैं इनका गुलाम होकर रहूँ? घर में अकेली यह रहे और बाकी जितने अपने बेगाने हैं सब निकाल दिए जाए। जला करती है, मानती है कि यह किसी तरह मरे तो मैं अकेली आराम करूँ। दिल की बात मुंह से निकल ही आती है, चाहे कोई कितना ही छिपाए। कई दिनों से देख रहा हूँ ऐसी ही जली कटी सुनाया करती है। मैके का घमंड होगा, लेकिन वहाँ भी कोई भी ना पूछेगा। अभी सब आव भगत करते हैं, जब जाकर सिर पड़ जाएंगी तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। रोती हुई आ जाएगी, बाहर है घमंड। सोचती है मैं ही यह गृहस्थी चलाती हूँ। अभी 4 दिन कोई कहीं चला जाऊँ तो मालूम हो जाएगा। सारी शेखी कोसने लगते हैं।
मालूम होता है प्रेम ने छू नहीं गया। यह समझती है यह घर से इतना चिमटा हुआ है कि इसे चाहे जितना कोसूं टलने का नाम न लेगा। यही बात है। पर यहाँ संसार से चिमटने वाले जीव नहीं है। जहन्नुम में जाए यह घर जहाँ ऐसे प्राणियों से पाला पड़े। घर है या नरक। आदमी बाहर से थका मांदा आता है और उसे घर में आराम मिलता है। यहाँ आराम के बदले कोसने सुनाई पड़ते हैं। मेरी मृत्यु के लिए व्रत रखे जाते हैं। यह है 25 वर्ष के दाम्पत्य जीवन का अंत। बस चल ही दूँ। अब देख लूँगा इनका सारा घमंड धूल में मिल ही गया और मिजाज ठंडा हो गया तो लौट आऊँगा। 4-5 दिन काफ़ी होंगे। लो तुम भी क्या याद करोगी कि किसी से पाला पड़ा था। यही सोचते हुए बाबू साहब उठे, रेशमी चादर गले में डाली, कुछ रुपए लिए, अपना कार्ड निकालकर दूसरे कुर्ते की जेब में रखा, छड़ी उठाई और चुपके से बाहर निकले। सब नौकर नींद में मस्त थे। कुत्ता आहट पाकर चौंक पड़ा और उनके साथ हो लिया। पर यह कौन जानता था कि यह सारी लीला विधि के हाथों रची जा रही है। जीवन रंगशाला का वह निर्दय सूत्रधार किसी अगम गुप्त स्थान पर बैठा हुआ अपनी जटिल क्रूर क्रीड़ा दिखा रहा था। यह कौन जानता था कि नकल असल होने जा रही है। अभिनय सत्य का रूप ग्रहण करने वाला है। निशा ने इंदु को परास्त कर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। उसकी पैशाचिक सेना ने प्रकृति पर आतंक जमा रखा था। सद्वृत्तियाँ मुँह छिपाए पड़ी थीं और कुवृत्तियाँ विजय गर्व से इठलाती फिरती थीं। वन में वन्य जंतु शिकार की खोज में विचर रहे थे और नगरों में नर पिशाच गलियों में मंडराते फिरते थे। बाबू उदय भानुलाल लपके हुए गंगा की ओर चले जा रहे थे। उन्होंने अपना कुर्ता घाट के किनारे रखकर 5 दिन के लिए मिर्ज़ापुर चले जाने का निश्चय किया। उनके कपड़े देखकर लोगों को डूब जाने का विश्वास हो जाएगा। कार्ड कुर्ते की जेब में था। पता लगाने में कोई दिक्कत न हो सकती थी। दम के दम में सारे शहर में खबर मशहूर हो जाएगी। 8 बजते बजते मेरे द्वार पर सारा शहर जमा हो जाएगा। यह देखूं, तब देखूं देवी जी क्या करती हैं। यही सोचते हुए बाबू साहब गलियों में चले जा रहे थे। सहसा उन्हें अपने पीछे किसी दूसरे आदमी के आने की आहट मिली। समझे कोई होगा। आगे बढ़े, लेकिन जिस गली में वह मुड़ते उसी तरफ वह आदमी भी मुड़ता था। तब बाबू साहब को आशंका हुई कि यह आदमी मेरा पीछा कर रहा है। ऐसा आभास हुआ कि इसकी नीयत साफ नहीं है। उन्होंने तुरंत जेबी लालटेन निकाली और उसके प्रकाश में उस आदमी को देखा। एक बलिष्ठ मनुष्य कंधे पर लाठी रखे चला आता था। बाबू साहब उसे देखते ही चौंक पड़े। यह शहर का छटा हुआ बदमाश था। 3 साल पहले उस पर डाके का अभियोग चला था। उदय भानु ने उस मुकदमे में सरकार की ओर से पैरवी की थी और इस बदमाश को 3 साल की सज़ा दिलाई थी। तभी से वह इनके खून का प्यासा हो गया था। कल ही वह छूट कर आया था। आज देवात साहब अकेले रात को दिखाई दिए तो उसने सोचा यह इनसे दांव चुकाने का अच्छा मौका है। ऐसा मौका शायद ही फिर कभी मिले। तुरंत पीछे हो लिया और वार करने की घात में ही था कि बाबू साहब ने जेबी लालटेन जलाई। बदमाश जरा ठिठक कर बोला, क्यों बाबूजी, पहचानते हो? मैं हूँ मतई। बाबू साहब ने डपट कर कहा, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? क्यों, किसी को रास्ते चलने की मनाही है? यह गली क्या तुम्हारे बाप की है? बाबू साहब जवानी में कुश्ती लड़े थे। अब भी रिष्ट पुष्ट आदमी थे। दिल के भी कच्चे न थे। छड़ी संभाल कर बोले, अभी शायद मन नहीं भरा। अब की 7 साल को जाओगे? मैं 7 साल को जाऊंगा या 14 साल को, पर तुम्हें जिंदा न छोड़ूंगा। हाँ, अगर तुम मेरे पैरों पर गिरकर कसम खाओ कि अब किसी को सज़ा न कराऊंगा तो छोड़ दूं। बोलो, मंजूर है?
तेरी शामत तो नहीं आई? उदय भानु बोले। शामत मेरी नहीं आई है, तुम्हारी आई है। बोलो, खाते हो कसम? तुम हटते हो कि मैं पुलिस को बुलाऊं? हट जा बदमाश सामने से। मतई गिनता है, 1 2 3। मुंह से 3 शब्द निकलते ही बाबू साहब के सर पर लाठी का ऐसा तुला हुआ हाथ पड़ा कि वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। मुंह से केवल इतना ही निकला, हाय मार डाला। तो साथियों, ये थी निर्मला की दूसरी कड़ी। अगली कड़ी में हम आगे की कहानी सुनेंगे। धन्यवाद।